नमस्कार साथियों, एक बार फिर अपन इस नगरपालिका अधिनियम के अगले पार्ट को देखते हैं। मैंने अध्याय 7 में सेक्शन 16 तक की चर्चा पीछे मैंने आपको बता दी है। पिछले सेक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम किसी भी भूमि या भवन को किसी अन्य को अंतरित करते हैं तो जिस व्यक्ति को अंतरित किया जाता है वो भी नगरपालिका को इसकी सूचना देगा और जो अंतरित करता है वो भी नगरपालिका को इसकी सूचना देगा। मतलब अंतरणकर्ता और अंतरिती दोनों ही क्या करेंगे, नगरपालिका को इसकी सूचना देंगे। और यदि अंतरण करने वाला अंतरण करने के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जिसे अंतरित किया जाता है वो या उसके उत्तराधिकारी जो है इसकी सूचना नगरपालिका को देंगे। इसके बाद में आगे सेक्शन 17 में सूचना का प्रारूप। देखो यहाँ देखिए, पीछे मैंने आपको पहली अनुसूची में क्या बताया था? पहली अनुसूची में बताया था कि नगरपालिका जो नया कर अधिरोपित करेगी उसका जिस प्रारूप में सूचना देगी वो प्रारूप दिया गया है अनुसूची 1 में। और यहाँ देखो, ये जो नगरपालिका को सूचना दी जाएगी स्वामित्व अंतरण की, उसका प्रारूप जो है वो अपन शेड्यूल 2 और 3 में देखेंगे, अनुसूची 2 में और अनुसूची 3 में। तो देखो ये यहाँ इस कोष्टक में दी गई है ये बात कि जो व्यक्ति अपनी भूमि या भवन को किसी को अंतरित करता है वो एक निर्धारित फॉर्मेट में नगरपालिका को सूचना देगा। और वो निर्धारित फॉर्मेट जो है वो किस में है? अनुसूची 2 में और अनुसूची 3 में। तो एक बार फिर देखो रीफोकस कीजिए। अनुसूची 1 में क्या दिया गया है? अनुसूची 1 में उस प्रारूप का उल्लेख है जो नया कर अधिरोपित करने के लिए गजट में सरकार नोटिफाई करेगी। अनुसूची 2 और 3 में उस प्रारूप का उल्लेख है जो किसी भूमि या भवन के अंतरण के बाद नगरपालिका को सूचना देने से संबंधित है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी भूमि या भवन को किसी अन्य को अंतरित करता है तो उसकी सूचना एक निर्धारित फॉर्मेट में नगरपालिका को दी जाएगी। और वो निर्धारित फॉर्मेट जो है वो कौन सी अनुसूचियों में है? अनुसूची 2 और 3 में है। तो 6 अनुसूचियों में से 3 अनुसूचियां मैंने बताई है। पहले में वो प्रारूप या ड्राफ्ट होगा जिसकी सूचना लोगों को नए कर के बारे में या पुराने कर को समाप्त करने के बारे में नगरपालिका देगी। और अनुसूची 2 और 3 में वो प्रारूप है जिस प्रारूप में संपत्ति का अंतरण करने वाला और जिसके पक्ष में संपत्ति अंतरित की जाती है वो नगरपालिका को इन स्वरूपों में सूचना या प्रारूपों में सूचना नगरपालिका को देगा। तो देखिए सेक्शन 16 में साधारण बात क्या है? धारा 116 में हक के अंतरण की सूचना नगरपालिका को अनुसूची 2 और 3 के प्रारूप में दी जाएगी। धारा 16 में मैंने आपको बताया कि जो संपत्ति या भवन अंतरित किया जाता है उसकी सूचना नगरपालिका को दी जाएगी। फिर धारा 17 ये कहती है कि इस अंतरण का प्रारूप जिस प्रारूप में सूचित किया जाएगा वो अनुसूची 2 और 3 में है तथा संबंधित प्रारूप में अपेक्षित समस्त विशिष्टियों का सही कथन किया जाएगा। तो देखो यहाँ धारा 2 और 3 में हक के अंतरण की नगरपालिका को सूचना के प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, विहित प्रारूप में अंतरण की सूचना नगरपालिका को मिलती है तो ये आवश्यक समझे तो लिखित अंतरण की प्रतिलिपि पेश करने की अपेक्षा कर सकेगी यदि ऐसा अंतरण लिखित हो। तो देखो जैसे ही अनुसूची 2 और 3 के प्रारूप में अंतरणकर्ता और अंतरिती जो अपने भूमि या भवन का अंतरण किसी को कर रहा है और जिसे अंतरण किया जा रहा है वो दोनों ही जैसे ही लिखित सूचना नगरपालिका को देंगे तो नगरपालिका उनसे वो डॉक्यूमेंट मांग सकती है या वो लिखित अंतरण का डॉक्यूमेंट है उसकी प्रतिलिपि मांग सकती है जिसके माध्यम से उन्होंने अंतरण किया है। ठीक है, ये चीज है। फिर सेक्शन 18 में आप देखिए क्या है? अंतरिती, जिसको भूमि या भवन का अंतरण किया गया है, मतलब जिसके पक्ष में अंतरण हुआ वो अंतरिती है और जिसने अंतरण किया वो अंतरण करता है। तो देखिए अंतरिती के नाम का नगरपालिक रजिस्ट्रों में प्रतिस्थापन। तो जैसे ही दोनों पार्टियों द्वारा अनुसूची 2 और 3 में अंतरण की सूचना दे दी जाती है और नगरपालिका अंतरण का जो डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी मांगती है, वो फोटोकॉपी दे दी जाती है, तो उसके बाद उस भूमि या भवन को किसके नाम से नगरपालिका के रजिस्ट्रों में दर्ज किया जाएगा? अंतरिती के नाम से दर्ज किया जाएगा। मतलब जिस व्यक्ति को इसका अंतरण हुआ है उसके नाम से नगरपालिका अपने रजिस्ट्रों में उसका नाम क्या कर लेगी? दर्ज कर लेगी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देखिए अगली जो चीज है वो आप इसमें देखेंगे
अगली चीज जो आप देखेंगे वो देखिए क्या है, 118 का जो उल्लेख है उसको आप ठीक से देखेंगे। जब किसी नगरपालिका को ऐसी सूचना मिले या जब किसी नगरपालिका को ऐसी सूचना मिले या किसी आधार पर अंतरण की जानकारी नगरपालिका को मिल जाती है, तो या तो अंतरणकर्ता और अंतरित सूचना दे या अन्य किसी आधार पर या अन्य किसी माध्यम से नगरपालिका को ऐसी सूचना मिल जाए कि ऐसा भूमि या भवन का अंतरण हुआ है, तो आवश्यक जांच के बाद मूलतः दायी व्यक्ति के स्थान पर उस व्यक्ति का नाम प्रतिस्थापित किया जाएगा जो अंतरित है, जिसके पक्ष में अंतरण किया गया है। कहने का मतलब है कि दायी का मतलब होता है कि जो टैक्स वगैरह चुकाने के लिए लायबल है नगरपालिका की। तो जो आदमी अपनी भूमि या भवन का दूसरे को अंतरण कर देता है, फिर वो किसी भी प्रकार के नगरपालिका को पेमेंट करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। फिर उस भवन या भूमि के संबंध में जो दायित्व है वो किसके हो जाएंगे, उस व्यक्ति के हो जाएंगे जिसको अंतरण किया गया है या अंतरित के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो, जैसे ही रजिस्टर में किसी दूसरे व्यक्ति के नाम भूमि या भवन का दर्ज कर दिया जाता है, तो जिसके पक्ष में दर्ज किया गया है सारे दायित्व उस भूमि या भवन के संबंध में दर्ज करने के बाद उस अंतरित के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए धारा 119 क्या कहती है, अंतरण की सूचना के अभाव में भवन या भूमियों पर करों का संदाय या भुगतान के दायित्व का बना रहना। देखो एक बार दोबारा समझेंगे, मैंने कोई भूमि या भवन मैंने या ए ने कोई भूमि या भवन बी को दिया है। ठीक है, अब देखो बी को देने से पहले ये सारी जिम्मेदारी मतलब उसके संबंध में कर वगैरह की सारी जिम्मेदारी किसकी थी, ए की। और जैसे ही ए ने बी के नाम अपनी भूमि या भवन अंतरित कर दिया बी के नाम और इसकी सूचना नगरपालिका को दे दी गई, तो करों वगैरह की सारी जिम्मेदारी उस भूमि और भवन पर किसकी हो जाएगी, बी की। लेकिन यहाँ देखना, ए ने बी के नाम अंतरण करवा दिया, लेकिन किसी भी तरीके से नगरपालिका को इस बात की सूचना नहीं मिली है कि कोई भवन या भूमि जो है वो ए ने बी को दे दी है, जबकि वास्तव में अंतरण किसके पक्ष में हो गया, बी के पक्ष में। फिर भी जब तक नगरपालिका को सूचित नहीं किया जाता तब तक उस भूमि या भवन के टैक्स वगैरह की जिम्मेदारी किसकी बनी रहेगी, ए की ही बनी रहेगी। यही बात है 119 में। देखो अंतरण की सूचना के अभाव में भवनों या भूमियों पर करों के संदाय का मतलब भुगतान का दायित्व बना रहना किसका, उसी का बना रहेगा जो पहले मालिक था। देखिए यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी भवन या भूमि के अंतरण की सूचना दिए बिना कोई भी व्यक्ति जो किसी भवन या भूमि के अंतरण की सूचना दिए बिना अपने हक का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को कर देता है, तो वह उस भूमि या भवन के लिए संदेह कर के लिए तब तक उत्तरदायी रहेगा जब तक कि वह ऐसी सूचना न दे दे तथा नगरपालिका के रजिस्टर में ऐसे अंतरण को अभिलिखित न कर लिया जाए। तो देखो नगरपालिका को अंतरण की सूचना देकर अंतरित का नाम जब तक नगरपालिका के रजिस्टरों में मेंटेन नहीं किया जाएगा तब तक पहले वाले या पूर्ववर्ती जो मालिक है उसी के नाम पर टैक्स वगैरह की जिम्मेदारी बनी रहेगी। लेकिन के बाद अपवाद होता है। देखो ये बात अंतरित के उस दायित्व को कम नहीं करेगी या परिसरों पर देय उन करों की वसूली को प्रभावित नहीं करेगी जो धारा 140 में वर्णित है। धारा 140 के तहत ऐसे किसी बकाया कर को किसी ऐसे अधिभोगी से वसूल नहीं किया जाएगा जो स्वामी नहीं है। देखिए अधिभोगी से वसूल नहीं किया जाएगा जो स्वामी नहीं है। देखो यहाँ सारे टैक्स वगैरह किससे वसूल किए जाएंगे, बिना सूचना नहीं दिए जाने तक पूर्व मालिक से। लेकिन एक बात ये ध्यान में रखनी है, इस अधिनियम की धारा 140 कुछ ऐसे भुगतानों की बात करता है, कुछ ऐसे संदायों की बात करता है जो केवल किससे वसूले जाते हैं, जो केवल स्वामी से वसूले जाते हैं। देखिए किसी ऐसे अधिभोगी से वसूल नहीं किए जा सकते जो स्वामी नहीं है, जबकि वास्तव में स्वामित्व किसके पास चला गया, बी के पास चला गया। तो धारा 140 के तहत जो लायबिलिटी है वो अंतरित की होगी, भले ही अंतरण की सूचना नगरपालिका को नहीं दी गई होगी। तो ध्यान रखना है कि समस्त जिम्मेदारियां सूचना नहीं दिए जाने तक पहले वाले मालिक पर होती है, सिवाय उन जिम्मेदारियों के जो धारा 140 में बनती हैं। धारा 140 की जिम्मेदारी अंतरित की हो जाएगी, भले ही उस अंतरण की सूचना किसको नहीं दी गई है, नगरपालिका को नहीं दी गई है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। फिर सेक्शन 120 देखिए, कर मूलतः किससे उद्ग्रहणीय या लेविएबल है। जो टैक्स है वो मूलतः किससे लिया जाएगा, तो कर मूलतः किससे लिया जाएगा, इस संबंध में देखिए आप किसी भी भूमि या भवन
या दोनों पर अधिरोपित प्रत्येक कर मूलतः उस संपत्ति के वास्तविक अधिभोगी एक्चुअल ऑक्यूपायर से उद्ग्रहणीय होगा। देखो, जो उस संपत्ति का वास्तव में उपभोग कर रहा है उससे लिया जाता है कर मूलतः, जिस पर ऐसा कर निर्धारण किया गया है। यदि वह भवन या भूमि या दोनों का मतलब भवन और भूमि दोनों का स्वामी हो, या उसने इन्हें सरकार, नगरपालिका या किसी अन्य व्यक्ति से पट्टे पर लिया है। तो कोई व्यक्ति जो या तो स्वामी है, और स्वामी नहीं है तो उसने सरकार से, नगरपालिका से या किसी अन्य व्यक्ति से पट्टे पर ले रखा है, तो वो क्या है, मूलतः टैक्स वगैरह के लिए दायी होगा। देखो, कर मूलतः निम्नलिखित से उद्ग्रहणीय होगा। देखो, ये बात इंपॉर्टेंट है सवाल के लिए। टैक्स मूलतः किससे लिया जाएगा? पहला, यदि संपत्ति पट्टे पर दी गई है तो पट्टाकर्ता से। अगर कोई संपत्ति पट्टे पर है तो पट्टाकर्ता से, पट्टाकर्ता का मतलब जिसके पक्ष में पट्टा हुआ है उससे लिया जाएगा। फिर दूसरा, यदि संपत्ति उप पट्टे पर दी गई है तो वरिष्ठ मतलब प्रथम पट्टाकर्ता से। यदि एक व्यक्ति ने किसी से पट्टे पर लिया और फिर दूसरे व्यक्ति को पट्टे पर दे दिया, तो उसमें दूसरे की टैक्स वगैरह की जिम्मेदारी नहीं होगी, पहली बार जो पट्टा लेता है उसी की जिम्मेदारी होती है। और तीसरा, यदि संपत्ति पट्टे पर नहीं दी गई है तो उस व्यक्ति से जिसमें उस पट्टे पर देने का अधिकार था, तो यदि संपत्ति किसी को पट्टे पर नहीं दी गई है तो उस व्यक्ति से टैक्स लिया जाएगा जो उस भूमि को पट्टे पर दे सकता है। देखो, पट्टे पर दिया गया तो पट्टाकर्ता, जिसको पट्टा हुआ उससे लिया जाएगा। उप पट्टे पर दी गई है तो प्रथम पट्टाकर्ता से लिया जाएगा। पट्टे पर नहीं दी गई है तो उस व्यक्ति से लिया जाएगा जिसे उसका पट्टा करने की शक्ति है या पावर दिया गया है। परंतु यदि मूलतः दायी व्यक्ति से किसी सौदे राशि को वसूल नहीं किया जा सकता, तो उसकी वसूली उस अधिभोगी से की जा सकेगी जो भवन या भूमि के किसी भाग का अधिभोग कर रहा है। तो देखो, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ये मूलतः दायी व्यक्ति से कोई वसूली नहीं की जाती है, तो उसके अधिभोगी से भी उसकी वसूली की जा सकती है। अधिभोगी का मतलब है कि जो वास्तव में उसका इस्तेमाल कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से भी ली जा सकती है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए, यदि मूलतः दायी व्यक्ति द्वारा संदत किया जाने वाला भुगतान किसी अधिभोगी द्वारा किया जाता है, तो वह मूलतः दायी व्यक्ति से मुजराई, ये मुजराई है, मुजराई भरपाई, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं सेट ऑफ। ये शब्द मिलेगा आपको अंग्रेजी में, क्या मिलेगा? सेट ऑफ। देखो, मूलतः दायी व्यक्ति के स्थान पर यदि गलती से अधिभोगी टैक्स वगैरह को चुका देता है, तो वो अधिभोगी जो टैक्स मूलतः दायी व्यक्ति के स्थान पर चुकाएगा उनको वापस वसूल कर सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो जिस व्यक्ति का दायित्व है उससे भिन्न कोई व्यक्ति या कोई अधिभोगी यदि कर वगैरह चुका देता है, तो उस राशि की वसूली वो मूलतः दायी व्यक्ति से कर सकेगा। फिर धारा 121 को देखिए क्या कहती है। धारा 121 कहती है, ये धारा 121 देखो 18 मई 2017 से प्रतिस्थापित है। ये कराधान से संबंधित अपील है। देखो, ये ऊपर मैंने टैक्स वगैरह की बात बताई है, लाइबिलिटी, और इनके संबंध में जो अपील है वो कहाँ की जा सकती है। तो इस संबंध में आप देखेंगे, पहले आप ये देखेंगे कि कर निर्धारण या कर निर्धारण में किसी परिवर्तन के विरुद्ध अपील। देखो, कोई नया टैक्स लगाया है, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, कोई नया कर लगाया गया है, कोई कर निर्धारित किया गया है, किसी कर में कोई परिवर्तन किया गया है, तो इस मामले में यदि कोई व्यक्ति अपील करना चाहता है और यदि ऐसे मामले में पहले अपील नहीं की गई है, तो ये अपील धारा 130, देखो इन मामलों में अपील या धारा 130 के अधीन किसी नोटिस के विरुद्ध अपील निम्न को की जा सकेगी। तो देखो, टैक्स निर्धारण या टैक्स में परिवर्तन के संबंध में अपील जो है वो या नगर निगम के मामले में आयुक्त को की जाएगी, नगर निगम के मामले में आयुक्त को की जाएगी, कमिश्नर को, और नगर परिषद और नगरपालिका बोर्ड के मामले में क्षेत्रीय उपनिदेशक को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दोबारा समझेंगे इसको। सवाल ये है कि अगर किसी टैक्स को डिसाइड किया है या किसी कर निर्धारित कर में कोई परिवर्तन किया गया है, तो इस संबंध में यदि कोई अपील करनी है तो नगर निगम के जो लोग हैं वो आयुक्त को अपील करेंगे, कमिश्नर को। इसके अलावा नगर परिषद और नगरपालिका बोर्ड के लोग किसको करेंगे? क्षेत्रीय उपनिदेशक को, क्षेत्रीय उपनिदेशक को। ये दोनों बातें ध्यान में रखेंगे। किस मामले में? कर निर्धारण और कर परिवर्तन के मामले में अपील जो है वो नगर निगम के मामले में आयुक्त को की जाती है
और बाकी दोनों नगरीय संस्थाएं जैसे नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड है, उन मामलों में क्षेत्रीय उपनिदेशक को अपील की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए सेक्शन 122 में जो बात दी गई है वो क्या है। देखो सेक्शन 122 में ये दिया गया है कि परिसीमा और दावाकृत कर का पूर्व निक्षेप, परिसीमा और दावाकृत, देखो लिमिटेशन एंड प्रिलिमिनरी डिपॉजिट ऑफ टैक्स क्लेम्ड, इसका मतलब क्या है कि किसी भी अपील को तब तक सुना और अवधारित नहीं किया जाएगा। ये किया पढ़ेंगे आप, यहाँ क्या पढ़ेंगे, किया। किसी भी अपील को तब तक सुना और अवधारित नहीं किया जाएगा जब तक कि, यहाँ जाएगा कल्याण, जब तक कि पहला है, मतलब कोई भी अपील कब, तो देखो वह अपील भवनों या भूमियों या दोनों पर निर्धारित किए गए किसी कर के मामले में आदेश की सूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर न कर दी गई हो। ये मैंने आपको ऊपर बताया है कि आयुक्त को और क्षेत्रीय उपनिदेशक को ये अपील कितनी अवधि में होनी चाहिए, 30 दिन में होनी चाहिए। ये अपील कौन करेगा, भवन का स्वामी या भूमि का स्वामी, या भवन और भूमि दोनों का स्वामी एक है तो वो करेगा। तो देखो आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे करों के मामले में जो भी आदेश की सूचना जैसे ही इनको मिलेगी भवन या भूमि के स्वामियों को, तो उस सूचना मिलने की तिथि से 30 दिन के भीतर अपील की जा सकेगी। दूसरा इसमें देखिए अन्य मामलों में कर के निर्धारण, देखो भूमि और भवन के मामले में 30 दिन है, और भूमि और भवन के अलावा अन्य जो मामले हैं उन मामलों में करों के निर्धारण या करों में जो परिवर्तन है इनका नोटिस प्राप्त होने से 30 दिन के भीतर, और यदि इस संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया है तो कर निर्धारण या कर निर्धारण में परिवर्तन की प्रथम मांग की तिथि से 30 दिन के भीतर किया जाएगा। तो देखो यहाँ दोनों चीजों में क्या है, सवाल की माइनॉरिटी या बारीकी जो है वो आप समझिए। सवाल की माइनॉरिटी यहाँ ये है कि अगर भूमि और भवन के संबंध में कोई कर निर्धारित किया गया या परिवर्तन किया गया है तो निश्चित तौर पर इस मामले की सूचना पक्षकार को दी जाएगी, और जैसे ही सूचना मिल जाती है तो 30 सूचना मिलने की तिथि से 30 दिन तक अपील की जा सकती है। और यदि भूमि और भवन के अलावा किसी मामले में कर की बात है तो देखो वहां सूचना दी भी जा सकती है और नहीं भी। तो यदि नोटिस द्वारा ऐसे निर्धारित कर की या परिवर्तित कर की सूचना दे दी गई है तो उस तिथि से 30 दिन तक, और यदि सूचना नहीं दी गई है, मान लो कि किसी पक्षकार को यह सूचना नहीं दी गई है कि आपके ऊपर ऐसा टैक्स लगाया गया है या इस टैक्स में ऐसा परिवर्तन किया गया है, तो सीधा टैक्स की मांग का नोटिस जाएगा पहली बार। तो अगर सूचना नहीं दी गई है तो जब पहली बार टैक्स की मांग का नोटिस जाएगा वो नोटिस मिलने की तिथि से 30 दिन के भीतर अपील की जा सकेगी। तो ये दोनों में आप थोड़ा सा जो परिवर्तन है वो समझेंगे। अथवा देखिए अपील तब तक सुनी नहीं जाएगी जब तक कि आवेदक ने दावाकृत रकम का 25% नगरपालिका कार्यालय में जमा नहीं करवा दिया हो। ये 2011 से है। तो देखो मैंने आपको बताया कि सेक्शन 122 के तहत चाहे वो भूमि और भवनों के स्वामियों द्वारा अपील की गई हो या अन्य मामलों में अपील की गई हो, देखो जो टैक्स लगाया गया है, ध्यान देना, जो टैक्स लगाया गया है या जो टैक्स परिवर्तित किया गया है उस परिवर्तित टैक्स की मिनिमम कितनी 25% राशि पहले नगरपालिका के कार्यालय में जमा करवाई जाएगी। 25% राशि अगर नगरपालिका के कार्यालय में जमा करवा दी है तो ही ये अधिकारी कौन, आयुक्त और क्षेत्रीय उपनिदेशक उस अपील को सुनेंगे। जब तक 25% राशि जमा नहीं करवाई जाएगी तब तक उस अपील को यहाँ नहीं सुना जाएगा। तो देखो करों के निर्धारण और करों में परिवर्तन संबंधी मामलों में अपील को कब सुना जाएगा, जब उस कर से संबंधित जो राशि है उसका मिनिमम 25% हिस्सा नगरपालिका के कार्यालय में जमा करवा दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए इसमें लिखा है खर्चे, कॉस्ट। तो देखो अपील के खर्चों के संबंध में है, प्रत्येक अपील में खर्चे दिलाए जाएंगे या नहीं, यह अपील का विनिश्चय करने वाले अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। तो जो भी व्यक्ति आयुक्त को या क्षेत्रीय निदेशक को जो अपील करेगा उस अपील का जो खर्चा होगा वो खर्चा उस पक्षकार को दिलाया जाएगा या नहीं दिलाया जाएगा, ये आयुक्त पर या क्षेत्रीय निदेशक पर ही निर्भर करता, दिला भी सकते हैं और नहीं भी। फिर दूसरा है नगरपालिका को दिलाए गए खर्चे। नगरपालिका को दिलाए गए खर्चे नगरपालिका द्वारा इस अध्याय में उल्लेखित रीति से वसूल किए जाएंगे। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है।
अगली बात देखिए, यदि कोई अधिकारी नगरपालिका से किसी अपीलार्थी को खर्चे दिलाने का आदेश देता है। देखो, कोई अधिकारी मतलब आयुक्त या क्षेत्रीय निदेशक खर्चे दिलाने का निर्देश देता है तथा ऐसा आदेश संसूचित करने की तारीख से 30 दिन में नगरपालिका उसका संदाय करने में विफल रहती है, तो वह अधिकारी नगरपालिका निधि के अतिशेष की अभिरक्षा रखने वाले व्यक्ति को ऐसी रकम का संदाय करने का आदेश दे सकता है। देखो, अपील के मामले में किसी व्यक्ति का खर्चा हुआ है और उस खर्चे का भुगतान करने का आदेश जो है नगरपालिका को दे दिया अपील सुनने वाले अधिकारी ने, फिर भी नगरपालिका वो अपील का खर्चा ऐसे व्यक्ति को नहीं देती है, तो फिर वो अपील सुनने वाला अधिकारी क्या करेगा? वह अधिकारी जिसने अपील को सुना है वो नगरपालिका की निधि के अतिशेष, नगरपालिका के पास जो अधिशेष या अतिशेष निधि है, राशि है, वो जिस व्यक्ति के नियंत्रण में है उसको भी अपील सुनने वाला अधिकारी निर्देश दे सकता है कि आप इस फंड में से या इस कोष में से या इस अकाउंट में से अपील के खर्चे इस आदमी को दे दें। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए धारा 124। धारा 124 क्या कहती है? करादान के मामले में सिविल और दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन। वर्जन का मतलब मनाही है। तो ये धारा साफ कहती है कि टैक्स के मामले में किसी भी सिविल और दांडिक न्यायालय को मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। यही बात इसमें नीचे एक्सप्लेन की गई है। क्या क्या लिखा गया है? देखिए, इस अधिनियम के तहत दी गई रीति से किसी अधिकारी द्वारा कोई मूल्यांकन या निर्धारण किया जाता है तो न तो उस पर कोई आक्षेप लगाया जाएगा और न ही किसी न्यायालय में उसके दायित्व को प्रसंगत किया जाएगा। तो देखो, इस अधिनियम के तहत अभी इस चैप्टर में मैं जो बता रहा हूं कि यदि कोई अधिकारी किसी प्रॉपर्टी का मूल्यांकन या निर्धारण करता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का एलिगेशन नहीं लगाया जाएगा और ना ही इस संबंध में किसी बात को न्यायालय में घसीटा जाएगा। दूसरा, किसी मूल्यांकन या कर निर्धारण या करादान के दायित्व के संबंध में किसी भी आदेश को पुष्ट करने या उसे अपास्त करने या निरस्त करने या उपांतरित करने हेतु अपील अधिकारी का आदेश अंतिम होगा। न्यायालय को कोई सुनवाई का अधिकार नहीं होगा। अभी मैंने आपको बताया कि भूमि, भवन, संपत्ति या किसी अन्य मामले में करों के निर्धारण और करों के दायित्व के संबंध में जो किसी व्यक्ति को आपत्ति है वो क्या करेगा? कमिश्नर को या किसको? स्थानीय निदेशक को अपनी अपील कर सकता है और अपील का निर्णय या अपील जिस अधिकारी द्वारा सुनी जाएगी उसका निर्णय अंतिम होगा। किसी भी न्यायालय को इस मामले में सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है। कहने का मतलब है कि नगरपालिका के टैक्सेशन मैटर्स में न्यायालय का कोई इंटरफेयर नहीं हो सकता। फिर देखिए, अपील अधिकारी चाहे तो अपने द्वारा जारी आदेश का 3 माह की अवधि में पुनर्विलोकन करके नया आदेश जारी कर सकता है। ऐसा अपील अधिकारी किसी के द्वारा आवेदन करने पर या स्वप्रेरणा से कर सकता है। तो देखो, न्यायालय में तो नहीं जा सकता, लेकिन यदि अपील अधिकारी को आवेदन दोबारा जरूर किया जा सकता है। जिस अपील अधिकारी ने कर निर्धारण या दायित्व को डिसाइड किया है उसको आवेदन किया जा सकता है एक बार रिव्यू करने के लिए, पुनर्विलोकन करने के लिए, या बिना आवेदन के अपील अधिकारी खुद भी इसका रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ये कितने माह में? तो उसका रिव्यू करने की अवधि 3 माह है। तो अपील अधिकारी मांग किए जाने पर या आवेदन किए जाने पर या स्वप्रेरणा से अपने द्वारा जारी आदेश का क्या कर सकता है? पुनर्विलोकन या रिव्यू कर सकता है। इंपॉर्टेंट है। और अब ये रिव्यू का ऑप्शन क्यों रखा गया है? क्योंकि न्यायालय में जाने की छूट नहीं है। किसी भी दांडिक या सिविल न्यायालय में जाने की छूट किसी पक्षकार को नहीं है। फिर देखिए सेक्शन 125 व्यावर्तियां या सेविंग्स। इसमें क्या है? थोड़ा सा गौर से देखेंगे। किसी कर निर्धारण सूची, नोटिस, बिल या अन्य किसी दस्तावेज में पहचान के प्रयोजन संबंधी कोई त्रुटि हो तो इस कारण उसे अविधिमान्य नहीं माना जाएगा। देखिए, कर निर्धारण की सूची में, नोटिस में या बिल में या किसी दस्तावेज में किसी व्यक्ति की पहचान से संबंधित कोई त्रुटि रह जाती है, किसी व्यक्ति की पहचान से संबंधित कोई त्रुटि रह जाती है तो इस कारण से उसे इलीगल नहीं माना जाएगा, वैध माना जाएगा। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति की पहचान से संबंधित त्रुटि जो है वो इग्नोर की जाने लायक है या उसके आधार पर कोई इश्यू क्रिएट नहीं किया जाएगा। करों का उद्ग्रहण संपत्ति का हक नहीं समझा जाएगा। ये देखना, ये ध्यान है, करों का उद्ग्रहण संपत्ति का हक नहीं समझा जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसमें कथन के रूप में ही रटनी है आपको इस चीज को। फिर देखो धारा 126 दायित्व प्रकट करने की बाध्यता, ऑब्लिगेशन टू
डिस्क्लोज लायबिलिटी, देखो दायित्व प्रकट करने की बाध्यता। तो देखो दायित्व का मतलब है जिस आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस आदमी की लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, उसे प्रकट किया जाएगा। तो इस संबंध में सेक्शन 126 क्या कहता है कि नगरपालिका, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, कर निर्धारक या नगरपालिका द्वारा इस हेतु प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी नगरपालिका के किसी निवासी से सहसूचना द्वारा कोई ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकता है जो निम्न में से किसी को अभिलिखित करने के लिए आवश्यक हो। देखो ये दायित्व प्रकट करने की बाध्यता, तो देखो नगरपालिका खुद पूछ सकती है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी पूछ सकता है, और कोई कर निर्धारक या इस संबंध में कोई प्राधिकृत अन्य अधिकारी यदि नीचे वाली बातों को डिसाइड करने के लिए किसी व्यक्ति से कोई सूचना मांगता है तो वो सूचना उसे अभिव्यक्त करनी पड़ेगी। सूचना अभिव्यक्त करने का मतलब है कि अगर उसका कोई दायित्व है तो उसे प्रकट करना ही पड़ेगा। किस संबंध में? पहली बात क्या पूछी जा सकती है, क्या ऐसा निवासी इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर संदत करने के लिए दायी है? तो देखो यहां देखना कि कोई व्यक्ति टैक्स के लिए उत्तरदायी है या नहीं, ये उससे कौन कौन पूछ सकता है? नगरपालिका पूछ सकती है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी पूछ सकता है, कर निर्धारक अधिकारी पूछ सकता है, या नगरपालिका का इस हेतु कोई अन्य प्राधिकारी पूछ सकता है। दूसरा सवाल क्या पूछा जा सकता है? वह रकम जिस पर उसका निर्धारण होना चाहिए। देखो ऐसी राशि या रकम के बारे में भी ये चारों लोग पूछ सकते हैं जिस पर उसके टैक्स को डिसाइड करना चाहिए, तो बताना पड़ेगा उसे। स्वामी का नाम या पता, किसी व्यक्ति से किसी संपत्ति या भवन के स्वामी का नाम पूछा जाता है तो वो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। और यदि इस प्रकार की अपेक्षा सेक्शन 126 में ये जो जानकारी इन चारों में से कोई भी मांगता है, चाहे नगरपालिका मांगे, चाहे मुख्य नगरपालिका अधिकारी मांगे, चाहे कर निर्धारक अधिकारी मांगे, या कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी मांगे, अगर सूचना नहीं देता है या देने में चूक करता है तो देखो क्या है, यदि कोई निवासी, देखो ये नगरपालिका के किसी भी निवासी से पूछे जा सकते हैं ये सवाल, ये शब्द ध्यान में रखना। तो नगरपालिका के किसी भी निवासी से यदि ये सवाल पूछे जाते हैं या ये जानकारी मांगी जाती है और वो इनमें से कोई मांगी गई जानकारी नहीं देता है तो क्या हो सकता है? तो देखो यदि कोई निवासी जिससे उपयुक्त में से कोई जानकारी देने की अपेक्षा की गई है वह या तो ऐसी जानकारी नहीं देता है, और जानकारी देता है लेकिन जानकारी गलत देता है, तो गलत उस जानकारी का गलत सिद्ध होने पर या जानकारी नहीं देने पर उस व्यक्ति के ऊपर 1000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। तो देखो किसी व्यक्ति के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी है या नहीं, यह सवाल पूछा जाता है। अगर टैक्स की लायबिलिटी है तो कितनी इनकम पर, कितनी राशि पर टैक्स की लायबिलिटी है, या किसी भूमि या भवन का वह स्वामी है या नहीं, ये पूछा जाता है, और वो नहीं बताता है या गलत बताता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर 1000 रुपए तक, मतलब अधिकतम 1000 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट धारा 27 को देखिए, करों को वसूल करने का कर्तव्य, ड्यूटी टू रिकवर द टैक्सेज। तो देखो कर जो है वो सेक्शन 102 और 3 के अधीन अधिरोपित किए जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो सेक्शन 102 और 3 में जो कर अधिरोपित किए जाते हैं उन करों के उचित उद्ग्रहण का मतलब रिकवर करना, उन करों के उचित उद्ग्रहण या वसूली के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी उत्तरदायी होगा। देखो ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नगरपालिका की ओर से धारा 102 और 103 के तहत जो टैक्स अप्लाई किए जाते हैं उन टैक्सों को उद्ग्रहण, उनकी वसूली या उनकी रिकवरी करने की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी की है। किसकी है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी की है। लेकिन नगरपालिका अधिकारी ये जिम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति पर डाल सकता है उससे अथॉरिटी देकर। तो देखो उत्तर बन जाएगा मुख्य नगरपालिका अधिकारी पर प्राथमिक जिम्मेदारी, और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने अगर किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर रखा है तो उस अधिकारी की ये जिम्मेदारी हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नगरपालिका द्वारा अधिरोपित करों की रिकवरी की जिम्मेदारी किसकी है? मुख्य नगरपालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की ये जिम्मेदारी होगी। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, बाकी चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।